मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, एक कंप्लीट प्रोसेस हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। पूरी प्रोसेस कैसे होती है, हमारा खाना खाने से लेकर और वेस्टेज को निकालने तक क्या क्या काम होते हैं, कहाँ कहाँ पर होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे सिंगल हेडिंग में। और सिंगल हेडिंग का नाम है डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग अ मैकेनिज्म। सबसे पहले हमारा डाइजेशन माउथ में स्टार्ट होता है। सबसे पहला काम माउथ में होता है। जैसे ही हम अपना खाना मुंह में रखते हैं और मुंह में रखने के साथ ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। जैसे ही हमने अपना खाना मुंह के अंदर का मतलब है ओरल कैविटी में रखा, तो टीथ इसे ग्राइंड करती है। हमारे सैलाइवरी ग्लैंड रिलीज करती है सलाइवा को। टंग, हमारी जीभ जो होती है सलाइवा को मिक्स करती है इन फूड। और सलाइवा में एक जूस होता है, इसे कहते हैं, एक एंजाइम होता है सलाइवा में, उसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। ये सलाइवा में होता है। ये हमारे खाने में जितना भी स्टार्च मौजूद है उस पूरे स्टार्च को शुगर में बदल देता है ये सलाइवरी एमाइलेज। इतना काम माउथ में पूरा हो। हमने जैसे खाना रखा अपने मुंह में, बल्कि कभी कभी तो देखा होगा कि एक अच्छा सा खाना होता है, वो रखने से पहले ही सलाइवा रिलीज होने लगती है। हम मान लो स्कूल के लिए निकले घर से और हम नाश्ता नहीं कर पाए, टिफिन भले ही बैग में रखा हुआ है, लेकिन खा तो नहीं सकते ना रास्ते में। और रास्ते में गए और जैसे ही हम अपने स्टॉपेज की ओर जा रहे थे घर से, और गरम गरम कचौड़ियों की खुशबू आ गई। देखो गरम गरम कचौड़ी की खुशबू में नाम लेगा तुम्हारे मुँह में अभी से सलाइवा आ गया, बल्कि कचौड़ी का नाम कहीं दूर दूर तक नहीं है। आपने सबने कुछ न कुछ निकला है अभी कचौड़ी का नाम सुनकर, वो सलाइवा ही थी। तो जैसे ही कचौड़ी की खुशबू आती है नाक में से, तो मुँह में पानी आ जाता है और उसी पानी को सलाइवा कहते हैं। तो सलाइवा रिलीज होती है जब हम अपने खाने को जैसे ही ओरल कैविटी में रखते हैं, दांत से पीसना शुरू कर देते हैं, सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा रिलीज कर दिया, टंग ने सलाइवा को फूड में मिक्स कर दिया, और सलाइवा का जो एंजाइम था सलाइवरी एमाइलेज, उसने स्टार्च को बदल दिया है शुगर। कितना काम होता है हमारे माउथ के बाद हमारा खाना आगे बढ़ता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि ईसोफेगस में कोई भी ग्लैंड नहीं है। ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता क्योंकि ईसोफेगस में कोई ग्लैंड ही नहीं है, और ना कोई ग्लैंड है तो वहाँ पर ना कोई एंजाइम आता है, तो डाइजेशन कैसे हो। तो इसलिए ईसोफेगस का काम इतना है कि कैरी फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टू स्टोमक। स्टोमक तक खाना ले जाना, इसका काम ईसोफेगस का होता है। अब खाना फंस भी सकता है। कभी कभी आजकल हमारी दैनिक दिनचर्या ऐसी हो गई है कि हम खाना खाने पर समय वेस्ट नहीं करना चाहते,
हमारी नज़र में मोबाइल देखना एक आवश्यक चीज़ है, लेकिन खाना तसल्ली से खाना एक आवश्यक चीज़ नहीं रह गया। सब लोग खाना जल्दी निपटाना चाहते हैं, जैसे एक औगार की चीज़ें जल्दी खा फूक के निपटा, लेकिन मोबाइल एक तसल्ली से देखते हैं, आराम से एसी में लेट कर और टांग पे टांग धरी और फेसबुक चलाई जाती है, क्योंकि वो तसल्ली भरा काम है। लेकिन वास्तव में खाना तसल्ली से खाना चाहिए, भले मोबाइल जल्दी जल्दी में देखें, क्योंकि खाना फंस भी सकता है कभी भी, और खाना ना फंसे यदि भी सारी व्यवस्थाएं बॉडी ने खुद कर रखी है, बॉडी इज नॉट डिपेंड अपॉन यू, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है अपने लिए। तो हमारे इसोफेगस में मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स, वो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके जो खाना है उसे डाउनवर्डली पुश करती है, और खाने के इस तरह के मूवमेंट को नाम दिया जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब होता है मूवमेंट ऑफ फूड डाउनवर्ड इन द स्टमक ड्यू टू द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द इसोफेगस। लगातार कॉन्ट्रैक्शन करती है इसोफेगस की मसल्स और खाना डाउनवर्डली पुश होता है और खाना स्टमक तक पहुंच जाता है। अब बात करते हैं कि स्टमक में क्या हुआ। जैसे ही खाना स्टमक में आया, वैसे ही स्टमक की वॉल में एक ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, और वो 3 जूस रिलीज करती है, 3 केमिकल रिलीज करती है। स्टमक के अंदर पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से आता है गैस्ट्रिक जूस, और इस गैस्ट्रिक जूस में 3 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है HCl, एक कंपोनेंट होता है म्यूकस, और एक कंपोनेंट होता है पेप्सिन नाम का एंजाइम। ये तीनों चीजें स्टमक में होती हैं। HCl हमारे खाने में अगर कोई जर्म्स आ गया है उसको किल करेगा, अगर हमने कोई हार्ड चीज़ कंज्यूम कर ली है उसे सॉफ्ट बनाएगा, और साथ ही पेप्सिन को वर्क करने के लिए एसिडिक मीडियम देगा। जैसे होता है ना, बहुत से लोगों को एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट चाहिए होता है काम करने के लिए, अगर उन्हें इन्वायरमेंट नहीं मिला तो उसमें वो काम ही नहीं कर पाते। अब छत पर बैठकर दीवार की चुनाई करने वाले व्यक्ति से तुम कह दो कि भैया AC लगवा देता हूँ तुम्हारे लिए, काम कर पाएगा? उसका एनवायरनमेंट है कि उसे धूप में ही काम करना है, AC में बैठेगा तो काम ही ना हो रहा, 4 दिन में एक दीवार नहीं चुनाई हो पाएगी। और अगर बैंक में बैठकर कंप्यूटर पर पिटर पिटर करने वाला, उसको कह दिया कि धूप में बैठकर काम करो, तो उस पर ज़िंदगी में किटर पिटर नहीं होगी। तो हर व्यक्ति का अपना एक टेस्ट होता है, अपना एक कंडीशन होती है, इसमें वो प्रॉपरली वर्क कर पाता है। पेप्सिन भले ही एक एंजाइम है, पर उसको एक मीडियम चाहिए काम करने के लिए, और वो मीडियम होता है एसिडिक, और उस मीडियम को प्रोवाइड करता है HCl। म्यूकस HCl से स्टमक की प्रोटेक्शन देता है। HCl बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर इसकी एक ड्रॉप आपके कपड़ों पर पड़ जाए, इमीडिएटली इट विल कॉज अ पोर, एक होल कर देगी कपड़े में। इतना स्ट्रॉन्ग एसिड को तो हम अपने साथ में लेकर घूमते हैं, तो अभी हमारे स्टमक को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारा म्यूकस। HCl के ऊपर आने से पहले ही म्यूकस परत बना लेता है स्टमक की दीवारों पर, जिससे HCl डायरेक्ट टच में नहीं आ पाता हमारी स्टमक की दीवारों पर, जिससे इनको डैमेज नहीं कर पाता। तो HCl का काम जर्म्स को किल करना, एसिडिक मीडियम बनाना, और हमारे फूड के हार्ड मटेरियल को सॉफ्ट करना है। उधर म्यूकस का काम HCl से स्टमक की सुरक्षा करना होता है। और पेप्सिन हमारे खाने में जितना भी प्रोटीन है उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है, सिंप्लीफाइड करता है। ये सारा काम स्टमक के अंदर होता है।
उसके बाद खाना आगे बढ़ता है और खाना आगे जाकर पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे ही खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन ग्लैंड से आते हैं। कौन कौन से तीन ग्लैंड हैं पहले जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जूस रिलीज कर रही है? एक है लीवर, दूसरी है पैंक्रियाज और तीसरी ग्लैंड है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ये तीन ग्लैंड तीन जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करते हैं। लीवर से आने वाला जूस जो होता है उसको कहते हैं बाइल जूस, पीले रंग का होता है ये बाइल जूस। पैंक्रियाज से आने वाला जूस वो कहलाता है पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल ग्लैंड से आने वाला जूस कहलाता है इंटेस्टाइनल जूस। पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज से आता है, इंटेस्टाइनल जूस इंटेस्टाइनल ग्लैंड से आता है और बाइल जूस लीवर से आता है। बाइल जूस का बेसिक काम क्या है? बाइल जूस हमारे खाने में जितना भी फैट है उसको कन्वर्ट करता है एमल्सिफाइड फैट में। एमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट करता है। अब फैट और एमल्सिफाइड फैट में क्या डिफरेंस है? हमने जो कुछ भी ऑयली मटेरियल खाया, हमने जो कुछ भी घी खाया, तेल खाया, व्हाटएवर, वो सब फैट है। और क्योंकि आपको पता है कि फैट पानी में सॉल्युबल नहीं होता है और जब तक फैट पानी में सॉल्युबल नहीं होता है तो हमारी बॉडी में भी उसका डाइजेशन नहीं हो सकता। तो बाइल जूस उस फैट को वाटर सॉल्युबल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है और जब फैट वाटर सॉल्युबल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर में घुल जाता है तभी आगे का उसका डाइजेशन का जो है मौसम बनता है। तो फैट को एमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट किया बाइल जूस ने। तो फैट और एमल्सिफाइड फैट में मतलब है दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड दैट इज सॉल्युबल इन वाटर। एमल्सिफाइड फैट सॉल्युबल है और फैट सिंपल जो मैंने खाया था वो इनसॉल्युबल है। उसके बाद पैंक्रियाटिक जूस आता है और पैंक्रियाटिक जूस में बेसिकली एंजाइम्स होते हैं तीन। एक एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन, एक एंजाइम का नाम होता है लाइपेज और एक एंजाइम का नाम होता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज। ये तीन एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस में होते हैं। नाम मिल रहा है ट्रिप्सिन का, किससे? पेप्सिन से। दोनों के पीछे सिन लग रहा है तो दोनों का फंक्शन भी सेम है। पेप्सिन ने भी प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था तो ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को ही सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। दूसरा फंक्शन होता है लाइपेज का। लाइपेज वर्क ऑन किस एमल्सिफाइड फैट, लाइपेज किस एमल्सिफाइड फैट पर काम करता है जिसको कि बाइल जूस ने कन्वर्ट किया है और एमल्सिफाइड फैट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैट का डाइजेशन पूरा करने वाले एंजाइम का नाम है लाइपेज और पैंक्रियाटिक एमाइलेज इसका नाम मिल रहा है इस एंजाइम से, सैलाइवरी एमाइलेज। वो भी एमाइलेज सरनेम रखता है, इसका भी एमाइलेज सरनेम है। तो सरनेम जब सेम है तो काम भी सेम ही है। काम उसका भी वही है कि हमारे खाने में जितना भी कार्बोहाइड्रेट है उसको कन्वर्ट कर देना सिंप्लीफाइड फॉर्म में।
स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट था, उसको भी शुगर में कन्वर्ट किया, सलाइवरी एमाइलेज ने, और वो भी क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा पैंक्रियाटिक एमाइलेज। उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस आता है और उसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो डाइजेशन की प्रोसेस को पूरा करेंगे। ये हमारे खाने को कंप्लीटली डाइजेस्ट करने का काम करते हैं इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम। अगर आपसे सब पूछा जाए कि अब यहाँ पर इसके द्वारा डाइजेशन पूरा होता है, तो हमारे डाइजेशन के फाइनल प्रोडक्ट क्या है? हमारे डाइजेशन में हमारे फूड के जो बेसिक 3 कंपोनेंट थे, कार्बोहाइड्रेट जितना भी था या किसी भी फॉर्म में रहा हो, वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। हमारे फूड में जितना भी प्रोटीन था वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड में, और हमारे खाने में जितना भी फैट था वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। इस तरह से फूड का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा हो जाता है बाय मीन्स ऑफ दीज 3 ग्लैंड। शुरुआत लीवर ने कर दी, उसने फैट को एमल्सिफाइड कर दिया। पैंक्रियास के तीनों एंजाइमों ने तीनों कंपोनेंट पर काम किया। ट्रिप्सिन ने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, लाइपेज ने एमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट किया, और उसके बाद पैंक्रियाटिक एमाइलेज ने कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट किया। अगर थोड़ी कसर रह भी जाती है कहीं पर भी, तो कई सारे एंजाइम होते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड में, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से आने वाले इंटेस्टाइनल जूस में कई सारे एंजाइम होते हैं, तो वो उस कसर को पूरा कर देते हैं, डाइजेशन को पूरा कर देते हैं, और फाइनली ये 3 चीज़ें हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रह जाती हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। दिस इज द डाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग। अब डाइजेशन पूरा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वहीं पर अगला स्टेप होगा जिसका भी नाम है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। द नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। हमारे फूड का एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ है, तो वहीं पर ही एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन की साइट स्मॉल इंटेस्टाइन ही होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो इसे एब्जॉर्प्शन के लिए यूजफुल बनाते हैं? हमारे बॉडी में हैं तो बहुत सारे ऑर्गन, किसी को भी हम लार्ज इंटेस्टाइन को एब्जॉर्प्शन की साइट बना सकते थे, आने वाली को नहीं बनाया। एब्जॉर्प्शन की साइट हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को ही बनाया। कई बच्चों को इस टर्म में भी समस्या होती है कि एब्जॉर्प्शन का रियल मतलब क्या होता है। हमारा खाना जो डाइजेस्ट हुआ है वो हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ से उस खाने को ब्लड में भेजना, दैट इज एब्जॉर्प्शन। ब्लड में जाएगा तभी आगे वो यूज में आ पाएगा, तो ब्लड का खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से और ब्लड में आना, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन की जगह स्मॉल इंटेस्टाइन ही होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम बेसिकली देखें अंदर से, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का कोई छोटा सा हिस्सा लिया गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की दीवारों पर कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलती हैं। जिन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं विलाई। विलाई आर द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और विलाईज आर रिच इन ब्लड वेसल्स। विलाई के पीछे ही ब्लड वेसल्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। ये विलाई के पीछे पीछे ब्लड वेसल्स जा रही है।
और हमारा जो फूड है डाइजेस्ट होकर वो यहाँ पर ल्यूमेन में भरा पड़ा है। अब ये फूड सीधे सीधे डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा ब्लड में चला जाता है। डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा ये फूड ब्लड में ट्रांसफर हो जाता है। फिर एक मन में क्वेश्चन आता है कि क्या विलाई होती तो नहीं होता ये काम? होता। विलाई ना होती तब भी ये एब्जॉर्प्शन होता, लेकिन एब्जॉर्प्शन की रेट बहुत स्लो होती। विलाई ने एब्जॉर्प्शन की रेट को बढ़ा दिया है। कैसे बढ़ा दिया? उन्होंने सरफेस एरिया को बढ़ा दिया। सरफेस एरिया के बढ़ने से एब्जॉर्प्शन की दर भी बढ़ गई। इसलिए विलाई ना हो तब भी एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन विलाई के रहने से एब्जॉर्प्शन की दर बढ़ जाती है। इसलिए विलाई का अपना एक इम्पोर्टेंस है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्यों होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है विलाई, जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। किस प्रोसेस के द्वारा फूड एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंचता है? डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा फूड एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंचता है। अब ब्लड में पहुंच गया फूड, तो न्यूट्रिशन का अगला स्टेप होता है एसिमिलेशन। अब ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ ब्लड सभी भागों में जाता है और उन सभी भागों में उस फूड को जो एब्जॉर्ब किया उसको डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ चला जाता है। और हमारे उस डाइजेस्टेड फूड का सभी भाग यूज करते हैं ग्रोथ में, यूज करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन में, यूज करते हैं रिपेयर में, और इसी को नाम दिया गया है एसिमिलेशन। ब्लड ने डाइजेस्टेड फूड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया और सर्कुलेट करने के बाद हर बॉडी की सेल्स को फूड मिला और हर बॉडी की सेल्स ने उसका इस्तेमाल किया है अपने रिपेयर में, ग्रोथ में और उसमें एनर्जी प्रोडक्शन में। इसी को नाम दिया जाता है एसिमिलेशन। अगला और लास्ट स्टेप जो हमारे ह्यूमन के न्यूट्रिशन का हुआ इजेशन। जो भी खाना डाइजेस्ट हो जाता है वो तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब होकर वो एसाइमिलेट होगा सेल्स में। लेकिन बहुत सा ऐसा कंटेंट होता है फूड का जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। हमारे एलिमेंट्री के अंदर लास्ट पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड में से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, वाटर निकाल लिया जाता है। और जब किसी भी चीज़ में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लोगे तो वो चीज़ जो होगी सेमी सॉलिड हो जाएगी। वाटर पूरी तरह से हटा दिया जाएगा तो उसमें सेमी सॉलिड कहलाएगी। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कन्वर्ट हो जाता है सेमी सॉलिड फीसिस में। ये सेमी सॉलिड फीसिस आगे चलकर लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है, उसका नाम है रेक्टम। वहां जाकर इकट्ठे हो जाते हैं और स्टोर रहते हैं, और रेक्टम से वो एनस के थ्रू बॉडी के बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। वंस अगेन, जो खाना डाइजेस्ट हुआ था वहां पर वो खाना एब्जॉर्ब हो गया, जो खाना एब्जॉर्ब हुआ वो एसाइमिलेट हुआ। लेकिन जो खाना डाइजेस्ट ही नहीं हुआ उसका क्या होगा? वो खाना आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद एलिमेंट्री ऑर्गन का अगला पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ उस खाने में से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। वाटर एब्जॉर्ब होने से जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल था वो सेमी सॉलिड फीसिस में कन्वर्ट हो जाता है, और उन सेमी सॉलिड फीसिस को रेक्टम नाम के एक पार्ट में, लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है ये, उसमें इकट्ठा कर लिया जाता है और वहाँ से एनएस के थ्रू बॉडी के बाहर भेज दिया जाता है। ये जो पूरी प्रोसेस है
ये थी मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। इस मैकेनिज्म में ना केवल हमने डाइजेशन को डिस्कस किया, जबकि डाइजेशन के बाद के जो स्टेप्स हैं, एब्जॉर्प्शन, उसके बारे में भी डिस्कशन किया, उसके बाद में एसिमिलेशन के बारे में डिस्कस किया, और उसके बारे में डाइजेशन के बारे में डिस्कस किया। दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। अब अगला जो टॉपिक आएगा वो हमारा नेक्स्ट न्यूट्रिशन का पार्ट है, जिसे रेस्पिरेशन कहेंगे, और इसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।